नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज हम अपना व्याकरण का टॉपिक हम संधि विच्छेद से लेके आ रहे हैं। और संधि विच्छेद में हम दो संधियों चर्चा की थी और स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था स्वर संधि का दूसरा भेद हमने पढ़ा है, वो गुण संधि के रूप में है। तो मित्रों, आज अपना स्वर संधि का ही टॉपिक, स्वर संधि का टॉपिक या विषय या इसी का एक उपभाग हम लेके आ रहे हैं, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि और वृद्धि संधि के साथ साथ हम आगे और भी भाग लेंगे इसका। वृद्धि संधि के बाद में हमारा यण संधि आता है और फिर अयादि संधि आती है और फिर बाद में हमने ये बताया कि इसमें जो भाग होते हैं, स्वर संधि के जो भाग होते हैं या भेद होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन हम 5 के अलावा 6 भेदों की चर्चा करेंगे और बाकी तब तक हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। और अपना आज का विषय है अपना ये वृद्धि संधि। तो मित्रों, मैं एक बार वृद्धि संधि के बारे में बता देना चाहूँगा कि मित्रों, ये वृद्धि संधि आखिर ये है, वृद्धि संधि का मतलब ये है कि अगर स्वर प्लस स्वर अगर आपस में संयोग करते हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद अगर ये संयोग करते हैं, तब हमारे सामने वो स्वर की ही मात्रा शब्द के बीच में हमें दिखाई देगी। और वो शब्द की मात्रा कौन सी हमें दिखाई देगी? तो मित्रों, मैंने आपको ये बताया था कि वृद्धि संधि का मतलब ये होता है कि मान लो हमने ये बताया था, इस ए से हमने आ स्वर बनाया और फिर ई से हमने ई स्वर बनाया, फिर ऊ से हमने दीर्घ ऊ स्वर बनाया। ऐसे ही जब हम इन 6 स्वर के संयोग से हम बेमेल स्वरों का संयोग करेंगे, तब जाकर के हमारे सामने ये इस प्रकार के स्वर बनते हैं। अगर हम इन दोनों बेमेल स्वरों का संयोग करते हैं तब हमारे सामने ए स्वर बनता है। अब मान लो अब हमने एक स्वर और बना लिया, ए और आई स्वर हमने बना लिया। अब मित्रों, हमारे सामने ये 8 स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर हो गए। तो मित्रों, अब इन 8 स्वरों के संयोग से हम और स्वर का निर्माण करेंगे। जैसे 8 स्वरों का संयोग हम कैसे करेंगे? अब देखिए, हमने अब ए या आ में से हम इस एक का संयोग करेंगे। किसका संयोग करेंगे? इस एक स्वर का संयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने तो 2 भिन्न स्वरों का संयोग करके एक अलग स्वर का निर्माण कर लिया। अब अलग स्वर का निर्माण करने के पश्चात हम इसी स्वर का संयोग इन्हीं स्वर के साथ करेंगे। ये पहला पद का अंतिम स्वर और ये दूसरे पद का पहला स्वर। तो मित्रों, इसका मतलब ये है, इसका मतलब हमने किस रूप में किया? इसका निर्माण हमने ऐसे किया, ए और ई का संयोग किया, तब जाकर के हमारे सामने ये ए स्वर आया। अब मित्रों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या अपने इस ए में 2 स्वर हैं और एक स्वर ये है। तो मित्रों, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या इसमें 2 स्वर हैं या फिर 3 स्वर हैं? तो मित्रों, इसमें 2 स्वर नहीं, इसमें 3 भिन्न प्रकार के स्वर हैं और 3 भिन्न प्रकार के स्वर का संयोग होगा। एक इनमें से उठा लो, एक इनमें से उठा लो, एक इनमें से उठा लो। अगर हम 3 भिन्न स्वरों का संयोग करेंगे तब हमारे सामने इसी स्वर की ध्वनि उत्पन्न होगी। या हम ये कहें कि अगर हम 3 भिन्न स्वर का संयोग करते हैं तब हमारे सामने उसका वृद्धि रूप नज़र आता है। ऐसे ही हम इस ए या आ में हम ओ का निर्माण कर लिया था। और इस ओ का निर्माण हमने कैसे किया? ए में हम ऊ का संयोग करेंगे तब हमारे सामने ये ओ स्वर बना था। अब ओ स्वर कैसे बना? देखिए, ए का हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो हिस्सा है या जीभ है वो नीचे चिपकी हुई होती है, और ऊ का उच्चारण करेंगे तब हमारे होठ वृत्त के आकार का निर्माण कर रहे हैं या वृत्त की आकृति बन रही है। तो मित्रों, अब हम इन दोनों स्वरों का संयोग करते हैं
तो दोनों स्वरों का संयोग करने पर न तो हमारी जीभ नीचे चिपकी हुई है और न हमारे होठ अच्छी तरह से गोल हैं। इन दोनों के बीच की ध्वनि हमारे सामने ये ओ के रूप में होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से एक स्वर ये आ गया, दूसरा स्वर ये आ गया और तीसरा स्वर ये आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तीन भिन्न स्वरों के संयोग से अगर हम एक ध्वनि का उच्चारण करते हैं तब हमारे सामने ये दीर्घ वृद्धि रूप नजर आता है, या हम इसी प्रकार की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, या इसी प्रकार की ध्वनि हम उच्चारण करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से दो भिन्न स्वर हैं, दो स्वर हैं। दो स्वर कौन कौन से हमारे सामने? एक स्वर हमारे सामने आई और एक हमारे सामने है औ। ए और औ का निर्माण जैसे हुआ है, यही जो शब्द हैं यही जो स्वर हैं, यही स्वर हमारे हिंदी व्याकरण में क्या कहलाते हैं? वृद्धि संधि के रूप में कहलाते हैं। तो मित्रों, हम वृद्धि संधि में इन स्वरों की जो मात्राएं हैं उनके टुकड़े हम कैसे करेंगे? इनके टुकड़े हम ऐसे करेंगे, जैसे ये स्वर बना है, जिस प्रकार से ये स्वर बना है उसी प्रकार से हमें शब्द में मात्रा को तोड़ना है। जैसे ये कैसे बना? ये बना ऐसे, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। तो मित्रों, हमें शब्द में जो भी मात्रा हमें दिखाई दे, इसकी जो मात्रा दिखाई दे, कहने का मतलब शब्द में हमारे सामने ये मात्रा दिखाई देगी। अगर ये मात्रा हमें किसी भी शब्द में दिखाई देती है, किसकी? आई की जो मात्रा हमें शब्द में दिखाई देती है, तो उसके टुकड़े हम इस प्रकार से करेंगे। ये तो है हमारे सामने शब्द का प्रथम पद, ये है प्रथम पद। प्रथम पद की अंतिम मात्रा ये है और ये है दूसरे पद की प्रथम मात्रा, प्रथम स्वर। तो इस प्रकार से हम इस मात्रा के टुकड़े करेंगे। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और वो एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब हमने ये समझ लिया कि ऐ का निर्माण हमने ऐसे किया और ऐ की मात्रा के टुकड़े हमें इसी प्रकार से करने हैं। तो हम सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? ऐ का। तो ऐ की मात्रा के टुकड़े हमें ऐसे करने हैं, प्लस या तो ए होगा या फिर ऐ होगा, बराबर ये ऐ ही होगा, यही होगा। इसका मतलब किसी भी शब्द में अगर सिरो रेखा के ऊपर ये मात्रा है, कौन सी मात्रा है? ये मात्रा है, तो उस मात्रा के टुकड़े हमें इस प्रकार से करने हैं। ये पहले पद का अंतिम स्वर, ये दूसरे पद का प्रथम स्वर। तो इस मात्रा के टुकड़े कैसे करेंगे उसके एग्जाम्पल हमारे सामने है। जैसे प्रियसी है, पुत्रेषणा है, प्रियसी, पुत्रेषणा। एक है अकेक, एक है हमारे सामने लोकेक्षणा, लोकेषणा। अब देखिए मित्रों, मैंने ये बताया कि किसी भी शब्द में सिरोरेखा के ऊपर ये मात्रा हो, कौन सी मात्रा हो? ये जो मात्रा है, इसी मात्रा को हमें तोड़ना है, इस मात्रा को हमें तोड़ना है। तो इस मात्रा को हमें किस प्रकार से तोड़ना है? इस प्रकार से तोड़ना है। ये प्रथम पद का अंतिम स्वर होगा, ये दूसरे पद का प्रथम स्वर होगा। तो उसी प्रकार से हम देखें, ये रही हमारे शब्द में ये मात्रा, एक ही मात्रा। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी मात्रा को देख करके शब्द के टुकड़े करते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकल आना चाहिए, उस पद का अर्थ निकल आना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो मित्रों उसकी जगह उपसर्ग या प्रत्यय हो सकता है। अगर उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है तो उसकी जगह क्या हो सकता है? उसकी जगह कोई शब्दांश या कोई धातु का रूप हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम इस शब्द के टुकड़े करेंगे। तो हमारे सामने क्या आ गया? ये प्रिय प्लस एसी। ये क्यों आया? देखिए मित्रों, हमने ये कहा कि प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या होना चाहिए? या तो ए होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए। तो मित्रों ये क्या है? ये हमारे सामने है ए। अब दूसरे पद में क्या आना चाहिए? दूसरे पद में ये या तो ए आना चाहिए या फिर आई आना चाहिए। तो अब ये देखिए, ये क्या है हमारे सामने? ये है ए। हो गया। अगर हम इसका एक साथ संयोग करेंगे तब हमारे सामने शब्द में यही मात्रा होगी। ऐसे ही पुत्रेषणा, पुत्र प्लस ए सना, ये रहा ए और ये रहा ए, दोनों का संयोग हुआ, मात्रा बनी ये और इसकी मात्रा ये रही।
ऐसे ही अकेक, एक प्लस एक, इसमें ए कहाँ है, ये रहा ए और ये रहा ए। ऐसे ही लोकेक्षणा, लोक प्लस एषणा, ए ये रहा और कै ये रहा, कै में ए ये रहा। इस प्रकार से इनका संयोग किया, ये मात्रा बनी और इसकी मात्रा ये रही। तो इसी प्रकार से हमारे सामने इस प्रकार के एग्जाम्पल आए, किसी शब्द में ये आई की मात्रा हो, किसकी, दीर्घ आई की मात्रा हो, उसके टुकड़े हमें इसी प्रकार से करने हैं। तो आगे देखिए और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे हम ये कहें, जैसे और भी शब्द हैं, जैसे सदैव, सदैव, तथैव, तथैव, वसुदेव, वसुदेव, ऐसे ही मतैक्य, मतैक्य। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल लें, विचारैक्य, विचारैक्य। और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। एक बार हम इन शब्दों के टुकड़े करें, जैसे सदैव, ये रही एक आई की मात्रा, इसका मतलब क्या हो गया, सद, सद तो होगा नहीं, ये हो गया सदा। सदा का मतलब है हमेशा, प्लस एव हो गया। ये रहा आ की मात्रा और ये रहा ए की मात्रा, दोनों का संयोग किया, क्या बना, आई बना। और आई की मात्रा कहाँ है, ये रही। ऐसे ही तथैव, तथा प्लस एव, ये रहा आ का स्वर और ये रहा आई, दोनों संयोग किए, इसकी मात्रा ये रही। वैसे ही वसुदेव, ये रहा वसुदा, वसुदा का मतलब पृथ्वी होती है, और प्लस एव, ये रहा आ का स्वर और ये रहा आई का स्वर, दोनों संयोग किया, इसकी मात्रा ये रही। ऐसे ही मतैक्य, मत प्लस एक्य, 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 मत, ये रहा ए और ये रहा आई, दोनों का संयोग किया, एक ही मात्रा। देखिए मित्रों, हमने ये कहा कि दूसरे पद में किसी भी प्रकार का स्वर आ सकता है, पहले स्वर में किसी भी प्रकार का स्वर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि इसलिए आ सकता है कि हमने कहा कि शब्द के टुकड़े करते समय उसमें कोई ना कोई अर्थ निकल आना चाहिए, इसलिए हम इस मात्रा, इस प्रकार का सूत्र बनाते हैं। फिर ऐसे ही विचारैक्य, इसके टुकड़े करेंगे, विचार प्लस ऐक्य, इसका मतलब ये रहा ए और ये रहा ए, आई, क्या बन गया, ये बन गया आई। ऐसे ही स्वैच्छिक, ये रहा स्व प्लस ऐच्छिक, ये रहा ए और ये रहा आई। तो इस प्रकार से दोनों का संयोग हुआ और इसकी मात्रा ये आ गई। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, हम वृद्धि संधि में जो भी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आई की मात्रा होगी तो उसके हम टुकड़े इसी प्रकार से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने आई का निर्माण किया था, जिस प्रकार से हमने इस आई की मात्रा का निर्माण किया था। निर्माण कैसे किया, हमने ऐसे बनाया, हमने इस मात्रा को ऐसे बनाया था। या तो ये होगा प्रथम पद का अंतिम स्वर ये होगा और दूसरे पद का प्रथम स्वर ये होगा। इनमें से कोई एक मात्राओं का, इनमें से कोई एक मात्रा और इनमें से कोई एक मात्रा उस पद में हम चयन करेंगे। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि का ये आई जो मात्रा है ये हमारे यहाँ समाप्त होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है वृद्धि संधि का दूसरा रूप जो औ के रूप में है। और मित्रों, औ का निर्माण कैसे हुआ है, औ की मात्रा कैसे बनी है, उसी के बारे में हम देखेंगे। अब औ की मात्रा हमारे सामने इस प्रकार से आई है। कैसे, हमने बताया कि ये जो स्वर है, ये जो स्वर है ये वृद्धि का रूप है। जब हम स्वर निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने बताया था कि स्वर इस प्रकार से संयोग होकर के आपस में एक दूसरे का संयोग करते हैं और संयोग करने के पश्चात एक भिन्न प्रकार का स्वर का निर्माण करते हैं। और उसी प्रकार से यही स्वर हमारे सामने, इस प्रकार का स्वर हमारे सामने आया था। और वो इस प्रकार से आया था कि हमने ये बताया कि ए या आ का निर्माण हमने कर लिया, उसके बाद में हमने किसका निर्माण कर लिया, हमने ओ का भी निर्माण कर लिया।
इसका निर्माण कैसे किया हमने, इसको हमने, इस स्वर को हमने बनाया कैसे, इस स्वर को हमने बनाया है, एक ए का योग किया है और एक ऊ का योग किया है, और ए और ऊ का योग किया तब हमने इस ओ स्वर का निर्माण किया था, या इस ओ स्वर को हमने बनाया था। इसी प्रकार से एक स्वर ये बन गया, तो हम इसी स्वर का संयोग इस स्वर के साथ करेंगे, हो गया। तो इस स्वर के साथ संयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें 3 भिन्न स्वरों का संयोग होगा, तब हमारे सामने वो ही वृद्धि रूप बाहर निकल के आता है। तो इसी प्रकार से हम औ के उदाहरण लेंगे, या वृद्धि संधि में जो दूसरा स्वर है वो है औ, और इसी औ की मात्रा को लेकर के हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, और उस एग्जाम्पल लेने के पश्चात उस शब्द के हम टुकड़े करेंगे। तो देखिए मित्रों, हमने ये बताया कि शब्द के टुकड़े ऐसे करने हैं। पहले पद में या तो ए होगा या फिर आ होगा, ये पहले पद का है, और दूसरे पद में क्या होगा, या तो ओ होगा या फिर औ होगा। इस प्रकार से ये दूसरे पद का प्रथम स्वर, ये प्रथम पद का अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर, और ये दूसरे पद का प्रथम स्वर है। इनमें से कोई एक होगा। प्रथम पद में ए या आ में से किसी एक स्वर का हम चयन करेंगे, दूसरे पद में भी हम किसी एक का चयन करेंगे। तो इसी के एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे जलौग, जलौग। एग्जाम्पल है बिम्बोस्ट। मित्रों, यहाँ से अपने अपवाद शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में इतने अपवाद भरे पड़े हैं, और अपवाद इसलिए भरे पड़े हैं क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृत भाषा का अनुकरण करती है, और संस्कृत भाषा एक प्रकार से वहाँ तक सीमित रह गई जहाँ तक वो रहनी चाहिए थी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी जो परंपराएं हैं या उनका जो तरीका है वो अलग है। लेकिन हम अपनी हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये है कि हिंदी में जितने भी शब्द आ रहे हैं वो अकेले संस्कृत के नहीं हैं, उसमें बहुत सारे शब्द अन्य भाषाओं के आ गए। हमने विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण कर लिया है, और उन शब्दों को ग्रहण करने के पश्चात हमने अनेक शब्दों का अपनी भाषा में इस्तेमाल करने लग गए हैं, और उनका प्रयोग करने के कारण हम यह चाहते हैं कि हम अपनी भाषा में परिष्कार करें, हम अपनी भाषा में संशोधन करें, और संशोधन करेंगे तो उसके बहुत सारे रूप बाहर निकल के आते हैं। तो वो देखिए, हमने कहा कि यहाँ से अपने हिंदी में अपवाद शुरू होते हैं। एक जैसे मैं इसी शब्द को लेकर बात करूँ, पहले हम इस शब्द के टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने ये बताया था कि किसी भी शब्द में अगर ये मात्रा हो, किसी भी शब्द में ये मात्रा हो तो उसके टुकड़े हम इस प्रकार से करेंगे। पहले पद में ये होगा और दूसरे पद में ये होगा। तो मित्रों, इसके हम टुकड़े करें तो टुकड़े करने के बाद हमारे सामने ये शब्द आता है। एक तो हो गया जल और एक हो गया ओग। इसमें पहले शब्द में क्या है, ये देखिए, पहला पद क्या कह रहा है? पहला पद हमें ये कह रहा है। दूसरा पद क्या कह रहा है? इनमें से कोई एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, ये रहा ओ। दोनों संयोग किए, इसकी मात्रा बनी औ, और औ की मात्रा कहाँ है? ये लगी। ऐसे ही बिम्बोस्ट। देखिए मित्रों, इसमें बिम्बोस्ट में एक मात्रा होती है, इसमें 2 मात्रा नहीं होती। ये अपवाद है, हिंदी का अपवाद है। अपवाद और कौन सा है? सुधोधन अपवाद है, सुधोधन, ये भी अपवाद है। तो इस प्रकार से बिम्बोस्ट अपवाद, सुधोधन अपवाद, अद्रोष्ठ अपवाद, अधरोष्ठ, ये भी अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि दीर्घ संधि में ये कहा गया कि शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा होनी चाहिए, औ की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन शुद्ध रूप में हिंदी में इसी प्रकार का चलन है, शुद्ध हिंदी में इसी प्रकार का चलन है, और शुद्ध हिंदी में इसी प्रकार का चलन है। तो इस प्रकार से हम इसके संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे सामने शब्द इस प्रकार से बाहर निकल के आते हैं, बिंब प्लस ओष्ठ। अब मित्रों, इस सूत्र के हिसाब से अपने संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वो गलत है। लेकिन हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में एक ही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, जो गुण संधि का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन इस शब्द को, इन 2-3 शब्दों को हम गुण संधि में शामिल नहीं करते, इनको हम करते हैं किसमें? स्वर संधि में शामिल करते हैं।
नहीं सॉरी वृद्धि संधि में शामिल करते हैं। ऐसे ही सुदोधन है, सुद प्लस ओधन, ओधन, ये भी अपवाद है। ऐसे ही अधरोष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ। अब ये देखिए ये रहा ए और ये रहा ओ, इसमें ये रहा ए और ये रहा ओ, ऐसे ही ये रहा ए और ये रहा ओ। तो मित्रों इस प्रकार से औ की जो मात्रा है उसके हम टुकड़े इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी हमारे सामने एग्जाम्पल है, जैसे वनौषध है जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है वनौषध, वनौषध है, मंत्रोषधि है, मंत्रोषधि। और भी एग्जाम्पल है जलौषधि है, जलौषधि। एक है महोज, महोज। अब इसके हम टुकड़े करें। अब देखिए मित्रों, हमने कहा कि जहां भी शब्द में ये मात्रा हो, किसकी ये मात्रा हो, उसके हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे करने हैं। अब देखिए 1 प्लस औषध, इसके हम टुकड़े करें मंत्र प्लस औषधि, इसके हम टुकड़े करें जल प्लस औषधि। ऐसे ही महोज के टुकड़े करें महा, महा प्लस ओज। इस प्रकार से ये टुकड़े हो गए। ये महा, महा क्यों निकला? क्योंकि हमने ये बताया कि शब्द के टुकड़े करते समय उसके अर्थ निकलने चाहिए, और अर्थ इस प्रकार से हमारे सामने से निकल रहे हैं। अब देखिए अगला, देखिए अगला, ये तो हो गया मित्रों अपनी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब ये है कि शिरोरेखा के ऊपर आई की मात्रा, दीर्घ आई की मात्रा और दीर्घ औ की मात्रा हो तो वहाँ ही अपनी ये संधि विच्छेद होती है। अब देखिए अगला है अपना 4 नंबर पे आता है, और 4 नंबर पे है यण संधि, यण संधि। तो मित्रों इसके बारे में मैं थोड़ी लंबी चर्चा करना चाहूँगा। तो मित्रों इसके बारे में हम लंबी चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि ये व्याख्यान चैनल है। हम प्रत्येक बिंदु को हम व्याख्यान की दृष्टि से हम उसका विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो यण संधि में आखिर कौन से स्वर हैं जो हमारे सामने ये यण संधि के रूप में आ गई, और स्वर संधि का एक अगला भाग बन गया अयादि संधि के रूप में बन गया। तो मित्रों ये कैसे हुआ, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। वो देखिएगा मित्रों, हमने ये जो स्वर बनाए थे ए, ई, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, एक रे। मित्रों ये जो स्वर हमने 10 स्वर बनाए थे, ये 10 स्वर हमारे 3 संधि विच्छेद तक कंप्लीट हो गए हैं। हुए कि नहीं मित्रों, ये हुए कि नहीं? हमने इन तीनों स्वरों से हमने दीर्घ संधि खत्म कर दी, दीर्घ संधि खत्म कर दी, हमने गुण संधि को खत्म कर दिया, हमने वृद्धि संधि को खत्म कर दिया। कहने का मतलब यह है कि इन 3 संधियों में हमने 10 के 10 स्वर खत्म कर दिए। आपके सामने ये एग्जाम्पल है, हमने 10 स्वर खत्म कर दिए। अब रही बात, हमारे सामने स्वर संधि के 2 भेद और व्याकरण में आते हैं। एक है ये यण संधि और दूसरा है अयादि संधि। अब ये यण संधि और अयादि संधि ये किनके संयोग से बनी है? तो मित्रों अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, अब हमने क्या किया, पहले तो हमने ये किया था ए और ई का संयोग किया, तब जाकर के हमने ये बना दिया था। अब मित्रों क्या हम ई का उच्चारण पहले करें और ए का उच्चारण हम बाद में नहीं कर सकते? बताइए, मुझे बताइए। जब हम भिन्न स्वर के संयोग से दूसरा स्वर हम बना रहे हैं, जब 2 भिन्न स्वरों के संयोग से हम स्वर बना रहे हैं, चाहे वो आगे पीछे से संयोग करें या फिर कैसे भी उनका संयोग करें, लेकिन वो स्वर बन रहा है। तो ऐसे ही हम ए और ई के संयोग से हमने ये बना लिया, ए और उ के संयोग से हमने ये ओ बना लिया। तो क्या हम
ई को पहले ले और ए को हम बाद में उच्चारण करें तो इस प्रकार की ध्वनि हम प्रकट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार की ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे या इस प्रकार का उच्चारण करेंगे तो मित्रों ये देखिए ई क्या है। ई का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठ रहा है, तालु को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा। और ए का हम उच्चारण करेंगे, ए का उच्चारण करते समय हमारी जीभ नीचे चिपकी हुई होती है। तो इसी प्रकार से ये दो भिन्न स्वर हैं और इन दो भिन्न स्वरों का हम एक साथ उच्चारण करेंगे तो ई और ए का एक साथ उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा का जो स्थान है वो इसके समीप ही आएगा। किसके समीप आएगा? इस य के समीप आएगा। तो हमने जब हमने व्यंजनों को पढ़ा और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उस समय भी मैंने बताया था कि य और वै ऐसे एकमात्र दो स्वर हैं, नहीं दो व्यंजन ऐसे हैं जो अर्ध स्वर हैं। ये आधे व्यंजन भी हैं और आधे स्वर भी हैं। वो कैसे? क्योंकि हम य और वै का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुंह में जो प्रियतन स्थान है या उच्चारण की स्थान है वहाँ उसके समीप तो जा रही है लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर रही, उसको बिल्कुल तनिक थोड़ा सा स्पर्श करके वो पीछे हट रही है। इसी वजह से मैंने ये बताया था कि स्वर वे ध्वनियाँ है जिसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहीं भी मुंह में स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों यही ऐसी दो ध्वनियाँ हैं, एक तो यह और एक वह ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते समय हमारी जीभ उस प्रियतन स्थान या उस उच्चारण स्थान के समीप जा तो रही है लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर रही, और स्पर्श न करने की वजह से इन दोनों को माना गया है अर्ध स्वर। और अर्ध स्वर होने के कारण इन्हीं दोनों को इस यण संधि में शामिल कर लिया। एक किसको? एक तो य को और एक वै को। यह और वह ऐसे एकमात्र दो व्यंजन हैं जो अर्ध स्वर हैं। और संस्कृत व्याकरण ये कहता है कि एक री को भी शामिल करो, तो री को हम शामिल करते हैं तो दूसरा र एक ये भी आता है। तो कहने का मतलब यण संधि में ये तीन एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक य, एक वै और एक रै। इस प्रकार से मित्रों यण संधि में इनके टुकड़े करेंगे। इनके टुकड़े हम करेंगे तो कैसे करेंगे? य का निर्माण हमने ऐसे किया। य का निर्माण पहले तो हमने ई का उच्चारण किया और फिर हमने ए का उच्चारण किया, फिर जाकर के हम य का उच्चारण कर पा रहे हैं। और वै का उच्चारण हमने कैसे किया? वै का उच्चारण ऐसे किया, पहले तो हम ऊ का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हम ए का उच्चारण कर रहे हैं। पहले ऊ का उच्चारण करें और फिर ए का उच्चारण करें, तब हम इसी प्रकार की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके सामने यह जहाँ भी हो उसके टुकड़े किस प्रकार से होंगे? उसके टुकड़े हम इस प्रकार से करेंगे। या तो पहले व्यंजन में ये ई होगा, पहले पद में शब्द के टुकड़े करते समय पहले पद में ई होगा या दीर्घ ई होगा। उसके बाद में कोई अन्य स्वर होगा। क्या होगा? अन्य स्वर होगा। अन्य स्वर होना चाहिए मित्रों। अन्य स्वर का मतलब खाली क्या नहीं होना चाहिए? खाली ये ई और ई नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए मित्रों, हम ई और ई के संयोग से हम दीर्घ संधि का निर्माण कर लिया है, इसलिए अगर हम एक ई के ऊपर दूसरे ई का जोर डालेंगे तो मित्रों वो तो स्वाभाविक है, वो तो दीर्घ संधि बन गई। और दीर्घ संधि में हमने इस ई के टुकड़े इस प्रकार से कर चुके हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यण संधि में यह नियम लागू होता है कि अगर इस स्वर के पश्चात ई और ई नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या होगा? ई तो बदल जाएगा किस में? य में। ई तो बदल गया किस में? य में बदल गया। और अन्य स्वर हैं, उस अन्य स्वर में ये य की मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। किसकी मात्रा में? य की मात्रा के साथ जुड़ जाता है। ठीक। लेकिन शर्त ये है, शर्त क्या है? शर्त ये है यण संधि में, शर्त ये है या नियम ये कहता है कि अगर किसी शब्द में य, ठीक क्या, य और वै ये दो व्यंजन आ रहे हैं मित्रों और एक रै आ रहा है, ये तीन व्यंजन आ रहे हैं, किसी भी शब्द में आ रहे हैं, शर्त ये है कि इनसे पहले वाला जो व्यंजन है, इनसे पहले वाला व्यंजन वो स्वर रहित होना चाहिए। स्वर रहित होना चाहिए। स्वर रहित का मतलब वो आधा होना चाहिए, वो व्यंजन आधा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं ये दूं
जैसे मेरे सामने एग्जाम्पल ये नयस्त आ गया, नयस्त। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यण संधि का एक एग्जाम्पल ये है, उदाहरण ये है, और शर्त ये है कि यह और वह जहाँ भी आ रहे हैं उस यह और वह से पहले वाला व्यंजन क्या होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। तो स्वर रहित कहाँ होगा, देखिए स्वर रहित ये रहा ये, और यह से पहले वाला व्यंजन क्या है, ये स्वर रहित है, आधा न है। तो अपनी शर्त ये लागू होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। इस प्रकार से हम अब इसके टुकड़े करेंगे। हमारा नियम क्या कह रहा है, हमारा नियम ये कह रहा है कि हम शब्द के टुकड़े कर रहे हैं तो पहले ई या ई होना चाहिए। तो मित्रों हमने न तो ले लिया, आधा न ले लिया। किसके टुकड़े कर रहे हैं हम यह के टुकड़े कर रहे हैं, इसके टुकड़े कर रहे हैं। तो यह के टुकड़े हम करेंगे तो हमारे सामने शर्त यह है कि पहले वाला व्यंजन क्या होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। और यह के टुकड़े हम पहले तो इस प्रकार से करेंगे और दूसरे इस प्रकार से करेंगे। तो ये रहा यह से पहले क्या है, ये स्वर रहित, ये रहा न ले लिया हमने। अब यह के टुकड़े कर रहे हैं तो यह के टुकड़े करते समय पहली मात्रा तो इसके साथ ये जुड़ गई, एक तो ये हो गया। और यह को बनाया कैसे हमने, यह को हमने इस प्रकार से बनाया है, ई प्लस ए, इस प्रकार से बना है। अब देखिए ये बच गया ए, क्या बच गया, ए बच गया। तो अब हमारे सामने ये शब्द आ गया, नी प्लस अस्त, ऐसे है। तो यण संधि का एग्जाम्पल यह है कि यह और वह से पहले और रे से पहले वाला व्यंजन है वो स्वर रहित होना चाहिए। वो व्यंजन, वो अकेला व्यंजन ही होना चाहिए, उसमें स्वर का संयोग नहीं होना चाहिए, तो ही यण संधि का उदाहरण बन पाएगा, अन्यथा यण संधि का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो मित्रों इस प्रकार से हम इसके एग्जाम्पल लेके आएंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे हम और भी लें, अध्यक्ष है, अध्यक्ष, व्यवहार, ऐसे ही हमारे सामने है व्यय, ऐसे ही पर्यवेक्षण, व्यस्त, ऐसे ही प्रत्यय। मित्रों एक बार हम इन एग्जाम्पल को लेते हैं। हमने कहा कि यह और वह से पहले क्या होना चाहिए, पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए। ये रहा, देखिए मित्रों यह के हम टुकड़े करेंगे ई और ए के रूप में। यह के टुकड़े हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देखिए ए, ये आधा ध आ गया, हम आधा ध की मात्रा इसमें शामिल करेंगे, तो मित्रों ये बन गया अधि। अब बच गया ए को हमने ले लिया और बाकी क्ष को हमने यूं क्यों लिख दिया, अधि प्लस अक्ष। ये रहा उपसर्ग और ये रहा एक अर्थ। ऐसे ही व्यवहार में हम यह के टुकड़े करेंगे, यह के टुकड़े हम इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए व्यंजन से पहले यह से पहले क्या है, ये आधा है, तो मित्रों ये तो ले लिया हमने वह, और ई की मात्रा हमने इसमें ये जोड़ दी, प्लस बच गया क्या, ए बच गया, ए ये आ गया और बाकी यो क्यों लिख दो, वह हार। ऐसे ही ये, ऐसे ही व्यय, ऐसे ही व्यय है, यह के टुकड़े करेंगे मित्रों, ये ले लिया ये मात्रा आ गई और ये। अब इसको देखिए पर्यवेक्षण। मित्रों ये क्या है, ये यह है और यह से यह के ऊपर क्या है, ये र है। तो मित्रों इसका मतलब ये है कि अगर र शिरोरेखा के ऊपर है, जिस व्यंजन के ऊपर वो टिका हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो सर के ऊपर बैठा हुआ है। किसके ऊपर, वो सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो मित्रों जो सर के ऊपर बैठ जाता है तो वो अधूरा ही होता है। क्या होता है, वो हमेशा अधूरा होता है। इसी प्रकार से ये देखिए शिरोरेखा के ऊपर ये र बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये र आधा है। ये र क्या है, ये र आधा है। तो ये किस प्रकार से बना हुआ है, प प्लस ए प्लस र प्लस य, इस प्रकार से बना हुआ। और यह के टुकड़े हमने इस प्रकार से किए, ऐसे किए, या हम ये कहें यह प्लस ए, इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो मित्रों यह से पहले ये र आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया परि प्लस अवेक्षण। ऐसे ही व्यस्त, वह को हमने ये ले लिया, यह के टुकड़े हमने ई के रूप में किए, ये रही इसकी मात्रा,
बच गया ये ए, आधा से त अस्त। ऐसे ही ये प्रत्यय है इसका प्रति प्लस अय, ये। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने यण संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल हम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। अब देखिए हमने ये लिखा, हमने यण संधि में ये बताया, यण संधि में ये बताया कि अगर य के टुकड़े हो रहे हैं, अगर हमें य के टुकड़े करने हैं तो कैसे करने हैं, य के साथ मात्रा भी लगी हुई होती है। तो य के टुकड़े पहले पद में तो हम इसको स्वीकार करेंगे, उसके बाद में कोई अन्य स्वर होगा, अन्य स्वर होगा। अन्य स्वर का मतलब कौन कौन से आगे, एक तो ए आ गया, आ गया, ऊ आ गया, ऊ आ गया, ए आ गया, आई आ गया और ओ आ गया और औ आ गया। तो मित्रों इस प्रकार के स्वर होना चाहिए। देख ली इसमें ई और ई नहीं है, बराबर क्या होगा, ये ई तो बदल जाएगा किसमें, य में बदल जाएगा और बाकी ये जो मात्राएं हैं दूसरे पद में, ये जो मात्राएं आ रही हैं ये मात्राएं य के साथ जुड़ जाएंगी। अगर आ रहा है तो ये या बन गया, अगर ये ऊ आ रहा है तो ये यू बन गया। इस प्रकार से शब्द के टुकड़े होंगे। तो देखिए हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ न्याय, एग्जाम्पल हमारे साथ है अत्याचार, अत्याचार, एग्जाम्पल इत्यादि, एग्जाम्पल हमारे सामने उपयुक्त, एग्जाम्पल है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, एग्जाम्पल और भी है हमारे सामने प्रत्यूष, प्रत्यूष, प्रत्येक, इस प्रकार के एग्जाम्पल हम एक बार इनको हम सोल्व करें। अब देखिए ये क्या है, ये यह है, यह से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है। तो मित्रों हम इसके टुकड़े करेंगे यह के, तो यह के टुकड़े हम इस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो न तो हमने आधा ये लिख दिया, न के साथ हमने ई की मात्रा ये जोड़ दी, हो गया। अब बच गया क्या, ये ए बच गया। तो मित्रों ए नहीं है, ये आ है, ये आ की मात्रा लगी हुई है। तो हमने क्या लिखा है, अन्य स्वर होगा ई, या ई के बाद में कोई अन्य स्वर होगा, ई तो य में बदल जाएगा और अन्य स्वर जो भी आ रहा है वो उसकी मात्रा बन जाएगी, किसकी, ये आए, ऐसे आ गया। ऐसे ही अत्याचार, हम य के टुकड़े करेंगे, य से पहले ये रहा व्यंजन जो अकेला व्यंजन है, स्वर रहित है, तो इसके टुकड़े कैसे हो गए, अति प्लस आचार। ऐसे ही इत्यादि है, य के टुकड़े करेंगे, य से पहले ये रहा तय, तो इसका मतलब ये हो गया इति प्लस आदि। ऐसे ही उपयुक्त है, मैंने ये बताया मित्रों कि अगर शिरोरेखा के ऊपर जिस व्यंजन के ऊपर वो बैठा हुआ है वो र की मात्रा लगी हुई है या र आ रहा है तो वो हमेशा आधा ही होता है। ये रहा यह, और यह से पहले हम र की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ऊपरी प्लस उक्त। ये उक्त क्यों लिखा हमने, देखिए मित्रों हमने ये बताया, देखिए ये मात्रा हो, ये सूत्र होगा, हमारे सामने ये स्वर आ रहा है उ, यह के साथ ये मात्रा लगी हुई है, तो ये मात्रा लगी हुई है तो हम इसी का उल्लेख करेंगे। ऐसे ही प्रत्युत्तर, प्रति प्लस यू में कौन सी मात्रा लगी हुई है, देखिए यह तो किस में बदल गया, ये तो ई में बदल गया, और आगे हमने क्या कहा, जो भी मात्रा लगी हुई है उसी का हम उल्लेख करेंगे, ये हो गया उत्तर। ऐसे ही प्रत्यूष, ये क्या हो गया, प्रति प्लस ऊस, उस इस ऊ का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमारे शब्द में ये बड़ी ऊ की ही मात्रा है। ऐसे ही प्रत्येक, प्रति प्लस एक, एक क्यों लिखा, क्योंकि ये रही मात्रा, इस मात्रा का हम यो क्यों लिखेंगे। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखूं संख्या, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे व्यू है, व्यू, इसके टुकड़े करें, यह से पहले ये रहा व्यंजन वह, यह ई में बदल गया, बाकी जो मात्रा लगी हुई है वो यूं की यूं आ गई। इस प्रकार से मित्रों यण संधि में ये एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं यण संधि का दूसरा एग्जाम्पल जो वह के रूप में है, और वह भी एक प्रकार से क्या है, ये अर्धस्वर है, और अर्धस्वर होने के कारण हम इसको यण संधि में शामिल करते हैं। तो यण संधि में यह वह के बारे में सूत्र ये है कि वह तो बदल जाता है किस में, वह तो मित्रों बदल जाता है ऊ में।
वह ऊ में बदल जाता है और फिर बाद में ये ए स्वर निकलता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर वह जहाँ जिस शब्द में आ रहा है और उस शब्द से पहले वाला व्यंजन अकेला स्वर रहित है तो उसके टुकड़े हम ऐसे करेंगे, या तो ऊ या दीर्घ ऊ होगा। उसके बाद में अन्य स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अन्य स्वर होना चाहिए। अन्य स्वर का मतलब ये ऊ और ऊ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और बाकी कोई भी हो सकती है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये क्या होगा? ये प्रथम पद का ये जो ऊ है ये तो बदल जाएगा वह में, और ये जो स्वर आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, ये वह की मात्रा बन जाएगी, मात्रा हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल देखिए मित्रों, जैसे ये है ए न वे। एक एग्जाम्पल और है सवस्ती, सवस्ती, स्वागत। एग्जाम्पल और है ये धात्विक। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, जैसे मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। और भी है अन्वीक्षा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे शवच्छ ले लें। इस प्रकार के एग्जाम्पल देखिए मित्रों, हमने क्या कहा कि वह और यह से पहले वाला व्यंजन क्या होगा? स्वर रहित होगा। अगर स्वर रहित होगा तो ही उसके टुकड़े हो पाएंगे, तो ही वो यण संधि का उदाहरण माना जाएगा। अब यण संधि का उदाहरण माना जा रहा है, ये रहा यण संधि का। कैसे? क्योंकि वह से पहले वाला व्यंजन है वो खाली व्यंजन है, इसके हम टुकड़े करेंगे। इसके किसके टुकड़े करेंगे? हम वह के टुकड़े करेंगे। अब देखिए वह कहाँ आ रहा है? वह के टुकड़े हम इस प्रकार से करेंगे, पहले वाला जो पद है उसमें ऊ या ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो ये हो गया ए, ये हमने ये योग्य लिख दिया। कौन सा लिख दिया? हमने इस व्यंजन को योग्य लिख दिया। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं, इस वह की बात कर रहे हैं, तो वह के टुकड़े हम कैसे करेंगे? वह के टुकड़े हम ऐसे करेंगे। तो अगर जिस व्यंजन, खाली व्यंजन में जो स्वर जुड़ जाता है तो वो उसी प्रकार की मात्रा का निर्माण कर लेता है। तो ये रहा ऊ, हो गया। बच गया क्या? इसमें बच गया ये ए। अब ए योग्य लिख दिया और ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया, पहले पद का शब्द आ गया अनु और दूसरा आ गया आय। ऐसे ही इसके हम टुकड़े करें। ये हो गया, हमने स लिख दिया। अब वह के टुकड़े कर रहे हैं हम, तो वह के टुकड़े करते समय हम कैसे लिखेंगे? पहले ऊ लिखेंगे। ऊ लिखेंगे तो मित्रों ये पूरा सू बन गया। अब बच गया क्या? ये ए नहीं है, ए के साथ ये मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या है? ये आ है। आ नहीं, सॉरी, ये मात्रा है, माफ़ी चाहूँगा, ये मात्रा है स्वस्ति। तो ये तो बच गया ए, ये तो हो गया ए और बाकी यो क्यों आ गया। ऐसे ही स्वागत। तो मित्रों ये तो हो गया से, और वह किस में टूट रहा है? ऊ में टूट रहा है, ये बन गया सु। ये बच गया क्या? ये आ है, ये आ गए त, ये बन गया। ऐसे ही धात्विक। मित्रों ये तो है धात, ये आधा तय लिख दिया। अब देखिए हम पहले वह को तोड़ेंगे। वह को तोड़ेंगे तो हमारे सामने किस प्रकार से टूटा? ये पहले वाले पद में ऊ आना चाहिए। अब बाकी ये ई की मात्रा है, ये रही ई की मात्रा। ई की मात्रा हम युग क्यों लिख देंगे? धातु प्लस इक। ऐसे ही मध्वाचार्य, ये है मैं, और ध को हमने योग क्यों लिख दिया। अब वह के टुकड़े हम कैसे कर रहे हैं? वह के टुकड़े हम ऐसे कर रहे हैं। तो ऊ इसके साथ जुड़ गया, ये रहा, प्लस बच गया क्या? ये ए नहीं है, ये आ है, भिन्न स्वर आ रहा है। देखिए हमने लिखा है भिन्न स्वर आना चाहिए, तो ये रहा आ, चा और ये। ऐसे ही ये अन्वीक्षा, ये मित्रों ये रहा ए न। वह के हम टुकड़े कर रहे हैं, तो वह पहले स्वर में ऐसे बदल गया अनु, प्लस ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से बदल गई। ऐसे ही स्वच्छ है, स यो क्यों लिख दिया? वह टूट गया, ये टूट गया, और ऐसे ये ए बच गया, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे यण संधि में एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। तो यण संधि में यह और वह तो हमारे यहाँ ख़त्म। अब हम बात करते हैं र की, क्योंकि हमने यण संधि में यह कहा है कि
यण संधि में 3 व्यंजनों के उदाहरण मिलते हैं, एक तो य और एक व और एक है र। तो र के एग्जाम्पल का मतलब, इस र का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में ये पित्र हो, ये त्रय हो, ये त्रय हो, उस त्रय के टुकड़े हमें करने हैं। तो त्रय के टुकड़े करेंगे तो पहले वाले व्यंजन में तो ये हो जाएगा और दूसरे वाले पद में, पहले वाले पद में तो ये स्वर आ गया और दूसरे पद में ये आ गया। तो इस प्रकार से हम र के टुकड़े करेंगे। किसके? इस त्रय के टुकड़े करेंगे। तो देखिए मित्रों, हम कैसे करें? ये शब्द है हमारे सामने, पितृनुमति, नुमति। एक शब्द है पित्राज्ञा, एक है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा का मतलब मात्र की आज्ञा। इस प्रकार के शब्द हमारी हिंदी में आ रहे हैं और ये शब्द हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत से ग्रहित किए गए हैं। तो अब देखिए इनके टुकड़े करें। ये हो गया पितृ, क्या? पितृ प्लस ये रही अनुमति। ऐसे ही ये पित्राज्ञा, ये है पितृ प्लस आज्ञा। ऐसे ही यही शब्द है मात्र प्लस आज्ञा। मित्रों ये री है, ये दीर्घ री है। अब देखिए इस प्रकार से हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें यण संधि इस प्रकार से बनती है। यण संधि का मतलब ये है कि यह, वह और र से पहले वाला जो व्यंजन है, पहले वाला व्यंजन वो स्वर रहित होना चाहिए, वो आधा होना चाहिए, तो ही उसके टुकड़े हो पाएंगे, अन्यथा वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मित्रों, यह और वह से हमने हिंदी व्याकरण में यण संधि का निर्माण किया है। तो क्यों न हम यह और वह को स्वर माने हैं, तो ही हमारे हिंदी व्याकरण में यण संधि के रूप में एक भेद बन गया। स्वर मान रहे हैं तो ही हमारे हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का 5वां भेद बन गया, और वो है कौन सा भेद? अयादि संधि। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी स्वर संधि 2 व्यंजनों के संयोग से भी बनती है। इसी के साथ अपनी ये यण संधि समाप्त होती है और उसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं वो है अपने अयादि संधि और स्वर संधि का 6ठा भेद। तब तक के लिए शुक्रिया।